नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम यादव आप सभी के साथ एक बार फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर। आज तारीख 26 मई। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा उस कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक विदाउट स्किप किए पूरा देखेंगे, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि ये जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा ये शायद आप लोग इस कहानी में जो जुर्म करने का जो तरीका है उसको आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सुनेंगे। हिंदुस्तान में ना जाने कितने क्राइम होते हैं इस पूरी दुनिया में। वो जो जुर्म किए जाते हैं उनमें जिन जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उन तरीकों के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा। लेकिन आज इस कहानी में जुर्म करने का जो तरीका है उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप में से बहुत सारे लोगों को इस बारे में पहली बार पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक कस्बा है बुहाना, और बुहाना के पास एक गांव है सागवा। उस गांव की एक कहानी है। जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास एक कस्बा है बुहाना। उस बुहाना कस्बे के पास एक गांव है सागवा। उस सागवा गांव की एक कहानी है। इस सागवा गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के जो मुखिया हैं वो राजेश जांगेड़ जी, उनकी वाइफ सुबोध देवी, उनका एक लड़का सचिन। जो राजेश जी हैं ये आर्मी से रिटायर थे और डीएसएस कानपुर में ये नौकरी करते थे। यानी रिटायरमेंट लेने के बाद ये डीएसएस कानपुर में नौकरी करने लगे। इनका जो लड़का है सचिन वो भारतीय वायुसेना में तैनात है। इनकी जो वाइफ थी सुबोध देवी वो हाउस वाइफ थी, मतलब घर पे रहती थी। तो ये कहानी इस परिवार की है। जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों की जो शादी है वो बड़ी धूमधाम से करें, हंसी खुशी के साथ करें, ऐसा ही सपना राजेश जांगेड़ जी और उनकी पत्नी सुबोध देवी का था। 12 दिसंबर 2018 को राजेश जांगेड़ जी अपने लड़के सचिन की शादी करते हैं। ये शादी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अरविंद कुमार की जो बेटी है अल्पना, उनसे शादी होती है 12 दिसंबर 2018 को। खुशी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ जो शादी है संपन्न होती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो राजेश जी हैं ये अपनी नौकरी पर कानपुर में वापस लौट जाते हैं। सचिन की जो पोस्टिंग थी वो आसाम में थी, भारतीय वायुसेना में थे ये। कुछ दिनों के बाद सचिन भी फिर आसाम अपनी पोस्टिंग पर लौट जाते हैं। अब घर में सिर्फ दो लोग, एक सुबोध देवी और उनकी बहू अल्पना। ये दो लोग अब परिवार में हैं। कुछ वक्त बीतता है। उसके बाद जो सुबोध देवी थी ये नोटिस करती हैं कि इनकी जो बहू है अल्पना वो किसी से फोन पर बात करती है। मैं आपको बता दूं कि जो एक परिवार है, अल्पना के जो फादर हैं अरविंद कुमार, ये जयपुर में रहते थे। महेंद्रगढ़ जिले के लोग थे, जयपुर में रहते थे। अल्पना की पढ़ाई भी जयपुर से हुई थी। तो शादी के कुछ दिनों बाद सुबोध देवी को अपनी बहू पर शक होता है, और शक ऐसा कि वो देखते हैं कि अल्पना बहुत ज्यादा टाइम फोन पे देती हैं और फोन पे लगी रहती हैं, किसी से बात करती हैं, फोन पे वीडियो कॉल करती हैं, पूरा पूरा दिन फोन चलता है। तो कहीं ना कहीं सुबोध देवी को ये बात खटक रही थी। उसके बाद कुछ दिन और गुजरे, लेकिन अल्पना का फोन पर बात करना ये कम नहीं हुआ। तो सुबोध देवी को फिर बुरा लगा। फिर एक दिन सुबोध देवी ने अपनी बहू अल्पना से इस बारे में बात की, और सुबोध देवी ने कहा कि जो तुम ये फोन पे बात करती हो ये मैं अपने लड़के सचिन, अपने बेटे सचिन और अपने पति अरविंद को इस बारे में, राजेश को इस बारे में बताऊंगी। क्योंकि अल्पना फोन पे लगी रहती थी और जो लड़का था जिससे अल्पना बात करती थी उसका नाम था मनीष, और वो जयपुर का लड़का था। तो पूरा पूरा दिन उससे फोन पर बात करना, कभी कभार अल्पना किसी बहाने से मनीष को जयपुर से अपने ससुराल बुला लेती थी अपने घर पर। तो ये चीजें सुबोध देवी नोटिस करती थी। तो फिर सुबोध देवी ने हार के अल्पना से बात की और उसको बताया कि अगर तुमने ये सब काम नहीं किया तो फिर मैं अपने बेटे सचिन और अपने पति राजेश
को इस बारे में बताऊंगी। उसके बाद अल्पना डर जाती है। अल्पना ये बात फिर मनीष यानी उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो प्रेमी था, उसको बताती है। इत्तेफाक से 3 जून को सचिन को छुट्टी आना था घर पे। 3 जून 2019 को सचिन को घर पे छुट्टी आना था। 2 जून की रात आती है। 2 जून की रात, उससे पहले अल्पना अपने जो उसका प्रेमी था मनीष, उससे बातचीत करके और उसको बताती है कि मेरी जो सास है सुबोध देवी, इसको सब कुछ पता चल गया, तो अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाया जाए? हालांकि उन लोगों को काफ़ी सारी नॉलेज थी कि, या उन्होंने काफ़ी सारे क्राइम शोज देख रखे थे कि अगर इस तरीके से मारेंगे तो यहाँ पकड़े जाएंगे, इस तरीके से मारेंगे तो ऐसे पकड़े जाएंगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे मेरी सास सुबोध देवी को मार भी दें और किसी को पता भी ना चले, शक भी ना हो। उसके बाद फिर ये लोग एक तरीका अपनाते हैं। जिस तरीके की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, वो तरीका जो था वो ये था कि मेरी सास सुबोध देवी को सांप से कटवाते हैं, सांप से। उसके बाद फिर मनीष जयपुर के पास से सामोद करके कोई जगह है, वहां से 10,000 रुपये में एक जहरीला सांप खरीदता है और उस सांप को फिर 2 जून की रात को रसोई के रास्ते से राजेश जांगिड़ जी के फैमिली में घुसता है, घर में घुसता है और अल्पना को वो बैग थमा देता है जिसमें वो सांप था और अल्पना से कहता है कि जब तुम्हारी सांस सो जाए तो उस कमरे में सांप को छोड़ देना। लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि अगर हो सकता है कि सांप के काटने से पहले सुबोध देवी की आंखें खुल जाएं, वो जाग जाए नींद से, तो फिर सारा प्लान फेल हो जाएगा। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि सुबोध देवी को सोने से पहले जूस में बेहोशी की दवाई मिला देते हैं। वो बेहोशी की दवाई लेगी, बेहोश हो जाएगी, उसके बाद फिर सांप को छोड़ देंगे, सांप डस लेगा। तो ये प्लान बनता है। प्लान के अनुसार अल्पना अपनी सास सुबोध देवी को केले का जूस देती है, उसमें बेहोशी की दवाई होती है। सुबोध देवी वो जूस पीती है और बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद फिर मनीष घर में आता है सांप को लेकर और वो लोग सोचते हैं कि अगर सांप ने नहीं काटा सुबोध देवी को और वो इधर यहाँ कहीं और चला गया तो क्या करेंगे। तो फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि सुबोध देवी जब नींद में होती है, बेहोशी की हालत में, तो पहले तो वो लोग तकिए से उसका मुंह दबाते हैं ताकि वो मर जाए सांस के घुटने से। वो लोग तकिए से सुबोध देवी का मुंह दबाते हैं, सुबोध देवी की मौत हो जाती है। उसके बाद फिर वो लोग सांप को कमरे में छोड़कर और वापस चले आते हैं। सांप को कमरे में छोड़ दिया जाता है, कमरे को बाहर से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जो मनीष है, ये वापस मनीष और उसका जो दोस्त है कृष्ण, जिसने सांप ढूंढवाने में मदद की थी, जो कृष्ण है ये किशनगढ़ के पास अभयपुरा है, वहां का निवासी था। उसके बाद ये दोनों जयपुर चले जाते हैं। अल्पना अपने कमरे में चली जाती है। रात को करीब 2-2:30 बजे अल्पना उठती है। वो चेक करती है कि सांस को सांप ने डसा या नहीं, वो देखती है कि हाँ डस लिया। उसके बाद फिर वो झूठ मूठ तरीके से शोर शराबा मचाती है। पड़ोस के मोहल्ले के लोगों को पता चलता है, वो लोग आते हैं। अल्पना कहती है कि मेरी सास जो है वो नींद से उठ नहीं रही और मुझे शक है कि सांप ने उन्हें काट लिया, क्योंकि घर में मैंने एक सांप को देखा है। उसके बाद वो अपने ससुर को करीब रात 2:30-3 बजे फोन करती है, राजेश जी को, कि सास सुबोध देवी को सांप ने काट लिया। उसके बाद मोहल्ले के लोग आते हैं, वो देखते कि हाँ घर में सांप तो है। फिर वो सांप को लाठी डंडों से मार देते हैं और कहीं ना कहीं सबके जहन में ये बात हो जाती है, क्योंकि सबने वहां पर सांप को देखा था और इत्तेफाक से सांप ने भी सुबोध देवी को काट लिया था। तो फिर सब लोगों को ये बात क्लियर हो जाती है कि हाँ सुबोध देवी की जो मौत है ये सांप के काटने से हुई। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम करवाते नहीं। उसके अगले दिन 3 जून को सचिन वापस घर आता है, राजेश जी भी घर आ जाते हैं और सुबोध देवी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सुबोध देवी का अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद फिर राजेश जी वापस कानपुर चले जाते हैं और सचिन वापस अपनी पोस्टिंग पर आसाम में चले जाते हैं।
लेकिन जाने से पहले वो घर पर सुबोध की जो छोटी बहन थी सुनीता, उसको घर पर छोड़कर जाते हैं अल्पना के पास कि तुम यहाँ रहना, इसका ख्याल रखना, देख रेख करना, ये अकेली है। तो जाने से पहले सुबोध की जो छोटी बहन है सुनीता, उसको वो घर में छोड़ के जाते हैं। कुछ वक्त गुजरता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर एक दिन जो सुनीता है जो घर में थी, वो अल्पना को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनती है। और अल्पना फोन पर कह रही थी जिस शख्स से वो बात कर रही थी, यानी मनीष से, कि जिस दिन जब तुम घर पे सांप लेके आई, तुम्हें मोहल्ले में किसी ने देख तो नहीं लिया घर में घुसते या निकलते हुए। तो जब वो ये सब बात मनीष से कर रही थी, तो ये बात सुनीता ने अपने कानों से सुनी। सुनीता ने जब ये बात सुनी तो सुनीता ने फिर राजेश जी को फोन करके इस बारे में बताया, सचिन को बताया। उसके बाद सचिन और राजेश घर आते हैं। अब उनको भी शक कि शायद बहू ने अपनी सास को कहीं ना मरवा दिया हो। उसके बाद फिर वो लोग बुहाना क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। वहां पर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। ये करीब 1 महीने बाद की बात है। जिस दिन शाम को बात कर रही थी मनीष से, वो तारीख थी 18 जुलाई 2019, यानी 18 जुलाई 2019 को सुनीता ने अल्पना को मनीष से बात करते हुए सुना। उसके बाद ये लोग घर आते हैं, फिर थाने में रिपोर्ट करवाते हैं। और जब थाने में रिपोर्ट करवाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें शक है कि हमारी जो, राजेश जी कहते हैं कि हमारी जो बहू है उसी ने शायद मेरी बीवी सुबोध देवी को मरवाया है। उसके बाद फिर पुलिस इनके फोन रिकॉर्ड चेक करती है। जब अल्पना का फोन रिकॉर्ड चेक करती है तो पुलिस को एक बात पता चलती है कि 2 जून की रात को, जिस दिन सुबोध देवी की मौत हुई थी, अल्पना ने करीब 124 बार मनीष से बात की और करीब करीब 15 बार उसके दोस्त कृष्ण से बात की। पुलिस रिकॉर्ड में पता चलता है। जब ये सारी चीजें पता चलती है, उसके बाद फिर इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो जो आशिक था मनीष, वो टूट जाता है। और वो टूटने के बाद फिर सारी कहानी बताता है कि किस तरीके से उन लोगों का स्कूल के टाइम से अफेयर था। वो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे। उसके बाद अल्पना की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी वो अल्पना से कनेक्ट था, घर पे आता रहता था। ये बात उनकी सास सुबोध देवी को पता चल गई। जब सुबोध देवी को पता चली तो सुबोध देवी ने बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन बहू समझी नहीं। उसके बाद सुबोध देवी ने धमकी दी कि या तो मैं सचिन को बताऊंगी या अपने तुम्हारे ससुर यानी मेरे पति राजेश को बताऊंगी। जब ये बात अल्पना को पता चलती तो डर जाती। उसके बाद वो मनीष के साथ और उसके दोस्त के साथ मिलकर प्लानिंग बनाती अपनी सास को रास्ते से हटाने का। और इस तरीके से हम लोगों ने इस क्राइम को अंजाम दिया। उसके बाद फिर लोअर कोर्ट इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। ये लोग लोअर कोर्ट में यानी जिला न्यायालय में अर्जी लगाते हैं जमानत के लिए। लोअर कोर्ट इनकी अर्जी को खारिज कर देता है। उसके बाद ये हाई कोर्ट पहुंचते हैं। हाई कोर्ट इनकी अर्जी, जमानत की अर्जी को खारिज कर देता है। जब हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट इन दोनों जगह से जब जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है तो फिर एक आखिरी रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी इस जमानत को रद्द कर दिया। इनकी इस जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे वो 3 जजों की बेंच थी। एन.वी. रमणा, जस्टिस एन.वी. रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमापुरी। इन 3 जजों की ये बेंच थी। और इन्होंने ये कहा कि किसी भी क्राइम को अंजाम देने के लिए ये बिल्कुल नया तरीका अपनाया गया है और इसलिए ये जो मुजरिम है ये जमानत के हकदार नहीं। और इस तरीके से फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी जमानत को खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि एक बिल्कुल नया तरीके का क्राइम था। क्राइम करने का बिल्कुल नया तरीका था। तो इस वजह से इन लोगों की जो जमानत की जो अर्जी है वो खारिज कर दी जाती है। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में हैं। अल्पना जयपुर जेल में है। मनीष और उसका दोस्त जो कृष्ण है वो खेतड़ी जेल में है। और ये पूरी कहानी थी एक क्राइम को नए तरीके से अंजाम देने की।
उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में कोई भी सवाल, डाउट, कोई भी सजेशन आपका हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।